Hello everyone, this is Dr. जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 जो टॉपिक है फॉर गुजरात PSC एग्ज़ाम वो अपन कवर कर रहे थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 10 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक, तो इसके अंतर्गत वमन कर्म के विषय में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो वमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वमन के विषय में बताया गया तत्र दो शरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि जो दोष है उसको मुख मार्ग से बाहर निकालना ही क्या है, वमन कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको सबसे पहले तो इसका याद रखना चाहिए चरक के अनुसार। फिर वमन के विषय में सारंगधर ने क्या बोले हैं, तो अपक्व पित्त श्लेष्मणो बलार्धे नयेत तु यत् वमन तद्धि विज्ञेय मदनस्य फलम यथा। अर्थात सारंगधर के अनुसार जो अपक्व पित्त और कफ को बलपूर्वक मुख मार्ग से बाहर निकाल दे उसे क्या कहते हैं, वमन कहते हैं। जैसे कि आपका मदन फल, ठीक है। तो सारंगधर के अनुसार ये चीज़ याद रखना है कि जो द्रव्य अपक्व पित्त व कफ को बलपूर्वक ऊपर यानी कि मुख मार्ग से बाहर निकाल दे उसे वमन कहते हैं, जैसे कि मदन फल। फिर प्रयोज्यांग के विषय में बात करते हैं। तो प्रयोज्यांग में बताया गया है अमाशयस्थ कफ दोष का समूलोच्छेदन होता है, वह कफज रोग के होने की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अमाशयस्थ कफ दोष का समूलोच्छेदन होता है, वह कफज रोग की होने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये वमन का प्रयोजन है। फिर बात करते हैं चरक अनुसार। तो चरक अनुसार बताया गया है वमन के अयोग्य रोगी के विषय में। तो वमन के अयोग्य के रोगी के विषय में बताया गया है कि छत क्षीण, अति स्थूल, अति क्रेस, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, क्षुधित, पिपासित, कर्म भार, अध्वस्वहत, ठीक है, उपवास, मैथुन, इसके अलावा अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार, ये सभी के हैं आपके वमन के अयोग्य रोगी हैं। साथ ही साथ संवृत कोष्ठ वाला, दुष्छर्दन, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त से पीड़ित, प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्ववात, अस्थापित, अनुवासित, हृदय रोग, ठीक है, उदावर्त, मूत्राघात, गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला, स्वरभेद, तिमिर, संखक, सिराशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल रोग में वमन नहीं कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि छत क्षीण, अति स्थूल, अति क्रेस, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, क्षुधित, पिपासित, कर्मभार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार में, संवृत कोष्ठ में, दुष्छर्दन में, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, प्रसक्त छर्दी में, ऊर्ध्ववात स्थापित में, अनुवासित में, हृदय रोग में, उदावर्त में, मूत्राघात में, गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला, स्वर भेद, ठीक है, तिमिर, संखक, शिराशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल रोगी में वमन नहीं कराते, ठीक है। इसके अलावा गर्विष हो गया, विरुद्ध हो गया एवं अजीर्ण में निषेध स्थिति होने पर भी वमन दिया जाता है, ठीक है। तो गर्विष, विरुद्ध तथा अजीर्ण में जो है नॉर्मली तो वमन निषिद्ध है, फिर भी दिया जाता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। फिर इसके बाद में वमन के योग्य रोगी के विषय में बात करते हैं। तो वमन के योग्य रोगी कौन से है, किनको किनको वमन कराना है। तो पीनस हो गया, कुष्ठ का रोगी हो गया, नौज्वर का रोगी हो गया, राज्यक्षमा, काश, श्वास, इसके अलावा गल ग्रह है, सुधार लेना है, ये गल ग्रह है हो गया, ठीक है, श्लीपद हो गया, गलगंड हो गया, प्रमेह हो गया, मंदाग्नि हो गया, विरुद्धाहार हो गया, अजीर्ण हो गया, विसूचिका हो गया, अल्सक हो गया, शीत पित्त हो गया, अधोगत रक्त पित्त हो गया, मूत्र प्रशेक, हर्ष, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोभ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्ट व कफज रोगों में वमन जो है वमन के योग्य रोगी हैं। तो पीनस, कुष्ठ, नौज्वर, राज्यक्षमा, काश, श्वास, गलग्रह, श्लीपद, गलगंड, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्ध आहार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, शीत पित्त, अधोगत रक्तपित्त, मूत्र प्रशेक, अर्श, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, उन्माद, अपस्मार, अतिसार, शोफ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्ट व कफज रोग, ये सभी के हैं वमन के योग्य रोगी हैं।
फिर कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव के विषय में बात करते हैं। तो कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव में यहाँ पे बताया गया है, श्लेष्मोत्तर छर्दयति दुख विरेचयेत मंद कफस्तु सम्यक। ठीक है, यानी कि शरीर में कफ के अधिकता होने पर बिना कष्ट के वमन हो जाता है। तो शरीर में कफ की अधिकता होने पर बिना कष्ट के वमन हो जाता है और शरीर में कफ की कमी होने पर सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। तो शरीर में कफ की अधिकता होने पर बिना कष्ट के वमन हो जाता है और शरीर में कफ की कमी होने पर सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। अधः कफे अल्पम वमन विरेचयेत विरेचनम वृद्धे कफे तथो ऊर्ध्वम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन कर्म के विषय में बात करते हैं। वमन से पूर्व यानी कि एक दिन पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार का सेवन करना चाहिए। इसमें ग्राम में व अनुपमास व दूध का प्रयोग करते हैं। तो वमन से पूर्व एक दिन पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार का सेवन करना चाहिए। इसमें ग्राम में अनुपमास व दूध का प्रयोग किया जाता है। वमन व विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल कौन सा है? तो पूर्वाहन है। तो वमन व विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल कौन सा है? पूर्वाहन है। विधि के विषय में बात करें तो अभिमंत्रित मदन फल कसाई की एकमात्र मधु मुलेठी सेंधव नमक और फाणित मिलाकर पीने को देवें। ठीक है, तो यहाँ पे विधि में बताया गया कि अभिमंत्रित मदन फल कसाई की एकमात्र मधु मुलेठी सेंधव नमक और फाणित मिलाकर पीने के लिए देवें। वमन द्रव्य पिलाने के एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद में यदि, ठीक है, तो ये जो है किसने बोले हैं? वमन द्रव्य पिलाने के बाद में एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करने के लिए ये चरक ने बोले हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वेदन का प्रादुर्भाव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि दोष का विलयन हो रहा है। ठीक है, तो स्वेद का अगर प्रादुर्भाव हो रहा है वमन द्रव्य मिलाने के पश्चात एक मुहूर्त पश्चात, तो इससे अपने को क्या चीज़ समझ में आता है कि दोष जो है उसका विलयन हो रहा है। अगर लोम हर्ष हो रहा है तो उससे अपने को क्या समझ में आता है कि दोष अपने स्थान से प्रचलित हो रहे हैं। और कुक्षी में आद्यमान हो रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है? तो दोषों का कुक्षी में पहुंचना। तथा हल्लास तथा हास्य श्रावण से क्या पता चलता है? कि दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना। तो ये चीज याद रखना है कि दोष का प्रादुर्भाव होने पर दोषों का विलयन हो रहा है, ये अपने को समझ में आता है। लोम हर्ष होने से क्या है? दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना, ये आपको समझ में आएगा। और कुक्षी में आद्यमान होने से दोषों का कुक्षी में पहुंचना। और हल्लास तथा हास्य श्रावण होने से ये पता चलता है कि दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना। तो ये आपको पता चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन में दोष निकलने का क्रम के विषय में बात करते हैं। तो वमन में दोष निकलने का क्रम बताया गया है कि औषध निकलता है सबसे पहले, फिर कफ, फिर पित्त और लास्ट में वायु। तो वमन में दोषों का निकलने का क्रम आपको याद रखना है कि वमने प्रसेको औषधम कफ पित्त अनिल क्रमेण गच्छति। ठीक है, सुश्रुत ने यह बताया है कि सबसे पहले औषध, फिर कफ, फिर पित्त, फिर वायु, इस प्रकार से निकलता है। क्रमात् कफ पित्त मत अनिलश्च यस्य सम्यक वमति सहिष्ठ, ये चरक ने बोला है। तो क्रमशः कफ, फिर पित्त, फिर आपका अनिल, ये क्रमशः सम्यक रूप से निकलते हैं। फिर वमन शुद्धि बोधक सारणी के विषय में बात करते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। तो प्रवर शुद्धि जो है उसमें 8 वेग होते हैं। वामक जो द्रव्य हैं वो 2 प्रस्थ होते हैं। अंत में क्या है आपका? पित्तांत। मध्यम शुद्धि में 6 वेग होते हैं। वाम्य द्रव्य 1.5 प्रस्थ होते हैं, पित्तांत। और जघन्य शुद्धि में 4 वेग होते हैं। वाम्य द्रव्य 1 प्रस्थ होते हैं, इसमें भी अंतिम पित्तांत। ठीक है, तो प्रवर शुद्धि में 8 वेग 2 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 6 वेग 1.5 प्रस्थ और जघन्य शुद्धि में 4 वेग 1 प्रस्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वामक द्रव्य जो होते हैं, षड वामक द्रव्य बताए गए हैं। कौन से आपके? मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, धमार्ग, कृतवेधन, ठीक है, और वत्सक, ये क्या है आपके? षड वामक द्रव्य हैं। तो षड वामक द्रव्य में कौन से आते हैं ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, धमार्ग, वत्सक और कृतवेधन, ये क्या है आपके? षड वामक द्रव्य हैं। उदान वायु से क्या है? प्रेरित होकर के होते हैं। फिर वमन योग कितने बताए गए हैं? तो 355 वमन योग बताए गए हैं। ठीक है, मदन फल जो है उसकी संख्या 133 है, जीमूतक 39 है, इच्छवागु 45 है, धमार्गव 60 है, वत्सक 18 है और कृतवेधन 60 है। तो मदन फल की संख्या 133, जीमूतक 39, इच्छवागु 45, धमार्गव 60, वत्सक 18 और कृतवेधन की संख्या 60 बताए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विरेचन योग की संख्या 245 बताए गए हैं। तो विरेचन योग क्या है? 245 है। इसमें श्यामा त्रिविध के 110 हैं। ठीक है, चतुरांगुल के 12 हैं, तिलवक के 16 हैं, स्नूही के 20 हैं, सप्तला संघनी 39 है,
दंती द्रवंती 48 है। ठीक है, तो विरेचन योग टोटल 245, इसमें श्यामा त्रिवित 110, चतुरांगुल 12, तिलवक 16, स्नूही 20, सप्तला संखनी 39 और दंती द्रवंती के 48 योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन के अयोग कौन से हैं, तो वमन के अयोग के विषय में बताया गया है कि वमन के वेग का अप्रवृत्त या केवल औषधि की प्रवृत्ति होना तथा वमन के वेग विभ्रंश यानी कि प्रतिलोम गति होना, ये क्या है, वमन के अयोग का लक्षण है। तो वमन का वेग अप्रवृत्त यानी कि केवल औषध प्रवृत्त होना तथा वमन वेग विभ्रंश यानी कि प्रतिलोम गति होना, ये वमन के अयोग का लक्षण है। फिर सम्यक वमन के लाभ के लक्षण के विषय में बात करते हो तो सम्यक वमन के लक्षण बताए गए हैं कि क्रमशः सबसे पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर वायु निकलता है और वमन के वेगों का स्वयं रुक जाना। ठीक है, तो सम्यक वमन का लक्षण क्या है, सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वायु निकलेगा और वमन के वेग का स्वतः ही रुक जाना। फिर वमन के अतियोग का क्या लक्षण है, तो ये श्लोक याद रखना है। चरक के अनुसार फेनील रक्तचंद्रिकोपगमन इति अतियोग लक्षणम। तो फेनील रक्तचंद्रिकोपगमन इति अतियोग लक्षणम अर्थात फेनील वर्ण का, फेनील मतलब झागदार, रक्त चंद्रिकाओं वाला, ठीक है, चमकीला जो है आपको जो वोमिट मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फेनील व रक्त चंद्रिकोपगमन यानी कि चंद्रिका के समान चमकती हुई जो वोमिट पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, आपका वमन के अतियोग का लक्षण है। ठीक है, वमन का अतियोग का ये लक्षण है। इसका उल्लेख जो है वमन का उल्लेखन किसका पर्याय है ये पूछा जाता है, तो उल्लेखन वमन का ही पर्याय है। तो ये चीज याद रखना है, उल्लेखन किसका पर्याय है, तो उल्लेखन जो है वो वमन का ही पर्याय है। फिर बोला गया है सम्यक वमन, तो सम्यक वमन का ये होने का क्या लक्षण है, तो ये श्लोक याद रखना कि हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धि तथा लघुत्वेदापि च लक्ष्यमाणे। ठीक है, कि हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय इनकी शुद्धि हो जाती है, इनके मार्ग की शुद्धि हो जाती है, शरीर में लघुता आ जाती है, ये सम्यक वमन का लक्षण है। तो हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग संशुद्धि, ठीक है, तथा लघुता का आ जाना, ये क्या है, सम्यक वमन का लक्षण है। तो हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग की शुद्धि होना, लघुता आ जाना शरीर में, ये क्या है, सम्यक वमन का लक्षण है। फिर असम्यक वमन का क्या लक्षण है, तो असम्यक वमन का लक्षण बताया गया है दुष्छर्दित स्फोट कोठकंडु हृत शाखा विशुद्धि गुरु गात्रता। ठीक है, तो दुष्छर्दी का होना, स्फोट होना, कोठकंडु का होना, हृत शाखा विशुद्धि तथा गुरु गात्रता, ये असम्यक वमन का लक्षण है। फिर वमन के अतियोग का लक्षण बताया गया है कि वमन का अतियोग होने पर तृष्णा मोह मूर्छा, इसके अलावा आपका अनिल कोप निद्रा बल हानि। ठीक है, ये वमन के अतियोग का लक्षण है। तो तृष्णा मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बल हानि ये वमन के अतियोग का लक्षण है। फिर वमन के पश्चात के विषय में बात करते हैं, तो वमन के पश्चात मुहूर्त भर आराम कर स्नेहिक प्रायोगिक या वैरेचनिक धूमपान कराना चाहिए। तो वमन के पश्चात मुहूर्त भर आराम कर स्नेहिक प्रायोगिक व वैरेचनिक धूमपान करें। फिर वमन विरेचन के व्यापक के विषय में बात करते हैं, तो वमन विरेचन के व्यापक चरक ने 10 बताए हैं, वांग ने 12 बताए हैं और सुश्रुत ने 15 बताए हैं। तो वमन विरेचन के व्यापक चरक ने 10, वांग ने 12 और सुश्रुत ने 15 बताए हैं। फिर अयोगजन्य कौन से अयोगजन्य के अंतर्गत आपका आद्यमान स्त्राव, ठीक है, हृदग्रह, अंगग्रह, स्तंभन, उपद्रव और क्लम, ये सभी क्या है, अयोगजन्य है। तो आद्यमान स्त्राव, हृदग्रह, अंगग्रह, स्तंभ, उपद्रव, क्लम, ये सभी क्या है, अयोगजन्य है। अतियोगजन्य कौन से हैं, तो परिकर्तिता हो गया, जीवादान हो गया, गुदभ्रंश हो गया, पिच्छावस्थी का प्रयोग हो गया, ये अतियोगजन्य है। तो परिकर्तिता, जीवादान, गुदभ्रंश तथा पिच्छावस्थी का प्रयोग, ये कौन से आपके अतियोगजन्य हैं। फिर सारंगधर के अनुसार वमन के निर्देश बताए गए हैं, तो सारंगधर के अनुसार वमन के निर्देश में बताया गया है वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणम सो अर्ध त्रयोदश फलम प्रस्थ माहुर मनीषिणी। अर्थात सारंगधर ने बोला है कि वमन विरेचन रक्त मोक्षण के संदर्भ में 13.5 पल यानी कि 64 तोला का प्रस्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर संसर्गज कर्म के विषय में बात कर लेते हैं, तो चरक ने सिद्धि स्थान में वमन विरेचन के बाद में संसर्गज कर्म बताया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पेया विलेपी अकृत कृति कृतम च
यूस रस सिद्धे सिद्धार्थे कस्य क्रमेण सेवते विशुद्ध काया प्रधान मध्यर अवर शुद्धि शुद्ध। अर्थात क्रमशः सबसे पहले पेया, फिर विलेपी, फिर अकृत्यूष, फिर कृत्यूष, फिर अकृतमास और कृतमास, इनका क्रमशः सेवन कराना चाहिए। ये क्या है, संसर्गज क्रम में बताया गया है। जैसे कि प्रधान शुद्धि में कितना अन्न काल होता है, तो प्रधान शुद्धि में 3 अन्न काल होते हैं। कितने दिन का होता है, 7 दिन का होते हैं। ठीक है, अन्न कितना होता है, 12 अन्न होते हैं। इसी प्रकार मध्यम शुद्धि में 2 अन्न काल होते हैं, 5 दिन का होते हैं। ठीक है, 8 अन्न होते हैं। हीन शुद्धि में 1 अन्न काल होते हैं, 3 दिन का होते हैं, इसमें 4 अन्न होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, चरक ने सूत्र स्थान में वमन के पश्चात संसर्गज क्रम तथा क्रमशः यवागु, विलेपी, ओदन, यूष, मांस रस का सेवन कराया है। ठीक है, तो चरक ने सूत्र स्थान में वमन के पश्चात संसर्गज क्रम तथा क्रमशः यवागु, विलेपी, ओदन, यूष, मांस रस का सेवन कराया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे शुद्धि के विषय प्रधान शुद्धि में 7 दिन। ठीक है, टोटल आपका 12 अन्न काल। मध्यम शुद्धि में 5 दिन। ठीक है, 8 अन्न काल। और अल्प शुद्धि में 3 दिन। ठीक है, 4 अन्न काल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।